वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग और हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं न तो कोई पढ़ाई के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है या कहाँ तक पढ़े, न ही मैं कोई स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं सभी के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बात करूँगा, जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुना है कि ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ऐसे थे, लेकिन मैं आज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ इनके बारे में, जिनको आप पढ़कर, और मैं कुछ स्टोरियाँ भी बताऊंगा इनके बीच बीच में, जिनको आप सुनकर ऐसे बोलेंगे, इनके आपके विचार ही बदल जाएंगे। यानी जितना आप इनको जानते हैं उससे ज़्यादा जानने लगेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। भारत रत्न, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित राजनीतिक नेता, विश्व स्तर के वकील, दुनिया के सबसे बड़े संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इनको अपना सारा जीवन नारकीय कलेशों में बिताया था, क्योंकि इनका जन्म एक दलित परिवार में होता। आज हम भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी भी अधिकांश लोगों के मन में अज्ञात है। तो शुरू करते हैं। तो इसी पॉइंट पे मैं बता देता हूँ कि इन्हें दलित नेता भी कहा जाता है, सबको पता है। और जैसे मैंने इसमें एक लाइन लिखी है, जीवन नारकीय क्लेशों, मतलब इनके जीवन में जैसे ये पहले ऐसे थे, उस टाइम जो नीची जाति के लोग थे उनके बारे में ऊंची जाति के लोग जैसे भेदभाव जानते, ये तो आपने बहुत बहुत सी पुरानी स्टोरियों में भी पढ़ा होगा। तो इनको पढ़ाई नहीं कर रहे, ये पढ़ने में बहुत लगाव रखते थे, यानी पढ़ना चाहते थे, लेकिन लोग इन्हें पढ़ने नहीं देते थे। नई नई मुसीबतें आती रहती थी, उनसे निपटना। और इनके पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा था। ये जो भी हैं आज, उनके पीछे इनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। इनके पिताजी अंग्रेज़ सेना में सूबेदार हुआ करते थे, बाद में रिटायर हो गए। जब इनका जन्म हुआ उसके बाद ये रिटायर हो गए थे। वो भी इनकी जाति की वजह से, मतलब इनको थोड़ा सा जाति भेदभाव की वजह से इनके पिताजी को सेना से रिटायरमेंट दे दिया गया था। तो इसके पीछे भी स्टोरी, इनके बारे में बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर सुनना चाहो तो मेरे को लगता है ये वीडियो पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, लेकिन अपन मेन मेन बातों पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इनके बाद शिक्षा की बात कर ली जाए तो इनके पास 32 डिग्रियाँ थी। अब 32 डिग्रियाँ मायने रखती है यार, सिंपल सी बात है। 32 डिग्री आज के टाइम पे अगर कोई लेता है तो जीवन निकल जाएगा। और इन्होंने डिग्रियाँ ऐसे नहीं ली जैसे ओपन से कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे नहीं। मतलब कि किसी के बारे में अगर इन्होंने अध्ययन किया तो गहराई तक जाके किया था। रियलिटी तो ये है, गहराई तक मतलब उस चीज़ को समझा और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सब चीज़ें थी। तो कुछ डिग्रियाँ मैं आपको बता देता हूँ जो मेन मेन थी। 1907 में इन्होंने मैट्रिक की, और बॉम्बे फारसी स्कूल, एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे फारसी से। फिर इन्होंने इंटर पास किया 1909 में, बीए किया 1913 में, एमए किया 1915 में। समाजशास्त्र बीए इन्होंने समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, नरविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में मेजरिंग की इन्होंने। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी 1917 में। एमएससी की उन्होंने 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और बैरिस्टर एट लॉ 1920 फोरम ग्रेज इन लंदन। बैरिस्टर से मुझे एक पॉइंट याद आ गया, मैंने बोला था ना स्टोरी की तरह सब कुछ बताऊंगा आपको। तो एक बार का किस्सा है, इनके पिताजी को जेल हो जाती है। मतलब इनके पिताजी को जेल हो जाती है किसी कारणवश, कोई एक छोटा सा मुद्दा होता है गांव में, तो इनके पिताजी को जेल में डाल दिया जाता है। तो अब इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये अपने पिताजी को जेल से छुड़वा सकें। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने कहीं से छोड़े थोड़े बहुत, उस टाइम आना दो आना, एक पैसा 10 पैसा ऐसे चलते थे, तो पैसा इकट्ठा किया थोड़ा सा इधर उधर से मेहनत करके। और फिर ये अपने वहाँ से दूर पड़ता था, यानी कोर्ट कोर्ट दूर पड़ता था, तो पैदल ही निकल चुके थे कोर्ट में। तो वहाँ जाके एक बड़े वकील से मिले, समझ रहे हैं, बड़े वकील से मिले। अब इनको उस टाइम वकील को बैरिस्टर बोला जाता था, बैरिस्टर का मतलब वकील होता है, ठीक है, बैरिस्टर बोला जाता था। तो इनको वकील वो जो वहाँ के बड़े वकील थे, बैरिस्टर साहब थे, उनसे मिलने का टाइम ख़त्म हो चुका था। और जब तक ये पहुँचे तब तक पता चला कि टाइम तो ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने बोला कल आना, समझ रहे हैं, इन्होंने बोला कल आना। तो इन्होंने बोला कि अब मैं कल वापस आऊँगा, आज घर जाऊँगा, वापस सुबह हो जाएगी, फिर वापस आऊँगा, फिर वकील साहब चले जाएंगे। तो इन्होंने रात वहीं गुजारी सड़क पे, और अगले दिन वकील से मिले। तो इस टाइप का संघर्ष इन्होंने पता नहीं कितनी बार किया है। और ऐसे ही एक बार इनको रोक लिया जाता है पढ़ाई के लिए, इनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो कुछ लोगों ने, ऊंचे वर्ग के लोग थे, उन्होंने रोक लिया। तो इसके पिताजी को इसको बोलते हैं वो, इसके पिताजी इसके साथ में थे इनके, कि भाई इसको पढ़ा लिखा कर क्या बैरिस्टर बनोगे? तब इन्होंने बोलता हाँ मैं बैरिस्टर बनूंगा।
तो ये इन्होंने यानी सपने तो इन्होंने उसी टाइम देखने शुरू कर दिए थे। इनके पास एक बुक हुआ करती थी नोटबुक टाइप में, उसमें ये जैसे जैसे इनको लगता था कि ये समाज में गलत हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, ऊपर की जात हो नीचे की, ये कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं किया इन्होंने। कुछ भी ऐसे लगा ये गलत हो रहा है तो इन्होंने उसका कि भाई इसको कैसे सुधारा जाए, और अब जब पता चला कि आज के नियम के अनुसार नहीं सुधर पा रहे तो इन्होंने उस किताब में अपनी बुक थी जो भी, उसमें नोट कर लिया करते थे। और बोला, और जब भी कोई पूछता तो वो कहते थे कि ये मैं अपनी एक दिन अपनी खुद की किताब लिखूंगा और खुद का एक ऐसा कानून बनाऊंगा जो सबके लिए बराबर हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। तब इनके विचार आए थे। इस तरह से इन्होंने बहुत यानी कि बहुत उपलब्धियाँ हासिल की। ये बचपन से इतने वो थे। इन्होंने डीएससी की डिग्री करी 1923 लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से, एलएलडी किया कोलंबिया से, और डी.लिट किया 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से। ये तो मुख्य योग्यताएं हैं। वैसे इन्होंने टोटल 32 डिग्रियां की थी। ठीक है, और भी स्टोरियाँ बताऊंगा आपको आगे जाके। अब इनके कुछ रोचक तथ्य देख लो। तो अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर, रामजी इनके पिताजी का नाम था, और अम्बावडकर था, लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड में उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर। मतलब कि ये इतने टैलेंटेड थे, इतने टैलेंटेड थे, और बार बार इनकी जाति की वजह से, मतलब अम्बावेडकर समझते ही लोग समझ जाते थे भाई ये तो नीचे वर्ग का है, तो इसको एडमिशन नहीं होना स्कूल में, या फिर बहुत से लोग परेशान किया करते थे। तो ऐसे करके इनके जो टीचर थे वो इनके टीचर थे शिक्षक महादेव जी, वो इससे ऐसे लगते थे कि यार ऐसा स्टूडेंट मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने पढ़ने वाले तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा पढ़ने वाला आज तक नहीं देखा। तो ऐसे करके जब इन्होंने कक्षा में प्रथम स्थान उत्तीर्ण किया था, उस टाइम प्रथम स्थान आया था इनका, तो इन्होंने बोला था कि आज से तुम्हारा नाम अंबेडकर रख देते हैं, अम्बावेडकर की जगह अंबेडकर कर देते हैं, और इसके बाद तुम्हें कोई ज़्यादातर जातिगत पूछताछ भी नहीं करेगा कि अंबेडकर का नाम, जैसे होता ना जाति में शर्मा ऐसे कुछ बोल दिया, तो कि भाई इससे तुम्हें ज़्यादा कोई परेशान भी नहीं करेगा और तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी। तो उस दिन के बाद इनका नाम भीमराव अंबेडकर हो गया था। बाबा साहब का जन्म दलित कलाकार दलित वर्ग में हुआ था, आपको पता ही है। माता पिता की 14वीं संतान थे ये। मतलब कि ये 6-7 भाई बहन थे, उसके बाद कुछ भाई बहन जैसे डेथ हो जाती है बचपन में ही, यानी जन्म लेते ख़त्म हो जाते थे। ऐसे करके ये 14वीं संतान थे। और ये जितना मुझे याद है, वैसे जो जीवित थे 6-7 भाई बहन थे, 6 या 7 ऐसे भाई बहन थे, 1-2, हाँ 6-7 भाई बहन थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, मैंने ये बता दिया आपको। शिक्षा के अपने असाधारण विशाल अनुभव के कारण डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। बाबा साहेब एक राजनेता, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, वकील, समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने। सिंपल सी बात। अब समाज सुधारक की बात आ गई तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इन्होंने जैसे एक उच्च जात में एक विधवा थी, मतलब विधवा के प्रति आपने पुराने कानून पढ़े हो तो विधवा के टाइम पे कितना प्रताड़ित किया, अगर विधवा हो गई तो कितना प्रताड़ित किया जाता था। तो एक ऐसे ही विधवा थी, एक इसकी यानी कि मोहल अपने गांव कस्बे में नहीं रहते, एक उच्च वर्ग की बच्ची थी। अब बचपन में बाल विवाह कर दिया उसका, तो ये उसके खिलाफ थे उस टाइम कि भाई बाल विवाह मत करो। और बच्ची यानी कि लड़कियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा के लिए भी वो कर रहे थे, लड़ रहे थे। उस टाइम छोटे ही थे, बचपन की बात है ये। तो जैसे ये कर रहे थे, अब ऊंची जात के लोग, ऊंची वर्ग के लोग थे जो इनसे थोड़े से लगे कि नहीं यार ये लड़का हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस टाइप की ऐसे स्टोरियाँ चलने लग गई। एक अलग युद्ध टाइप में चल रहा था, गृह युद्ध सा, आपस में लड़ रहे हैं, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये लड़ यानी कि एक तरीके से मतलब ज्ञान के रूप में अपने विचार रख रहे हैं, वो मान नहीं रहे, एक स्टोरी चले जा रही है। तो उसमें जब इनकी एक दोस्त बन जाती, मतलब भाई बना लेती है इनको, तो जब उस पहले तो इन्होंने शादी रोकनी चाहिए, और जैसे ही उस लड़की की शादी हो जाती है, ये कुछ नहीं कर पाए, तो उसी टाइम जब ऐसा बोलते हैं ना लड़की की विदाई हो रही, तो विदाई के समय एक छोटा सा हादसा होता है और दूल्हे की मौत हो जाती है। तो वो लड़की तो यानी कि जिसकी शादी अभी एक तो बाल विवाह में कर दी, ऊपर से उसकी मौत हो गई, तो वो तो विधवा, उसको बोला कि अब तो ये विधवा हो चुकी है, विधवा के लिए इसको विधवा का जीवन रहन सहन करना पड़ेगा, यानी विधवा जीवन जीना पड़ेगा। और विधवा जीवन पहले के टाइम का बहुत ख़राब था। आपने अगर कभी पढ़ा हो तो कभी विस्तार से, कभी कोई हिस्ट्री का टॉपिक कभी करवाऊँगा तब बता दूंगा। बाकी आप कभी सुना होगा आप, यार पढ़े लिखे लोगों सबको पता है। तो उस जीवन को अब ये परेशान थे, इन्होंने हिम्मत करके उस टाइम, यानी कि थोड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन हिम्मत करके उस लड़की को, जब इनको पता चला कि एक ये अपने है ना ये फूले, ये क्या बोलते हैं इसको, ये फूले तो वो अपने सावित्रीबाई फूले करके है ना एक संस्था महाराष्ट्र में चलती है। तो उस टाइम नहीं पता चला था कि भाई यानी कि लड़कियां भी पढ़ सकती, उसके लिए वो भी समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे थे। इनको उस टाइम पता चला तो इन्होंने उस बच्ची को उनको बुलाया, उनके बोला कि इसको ले जाओ
वहीं पर रखो, तो वो लड़की वहाँ रहने लग गई। और उच्च उच्च वर्ग की लड़की थी, उसका पूरा सपोर्ट, मतलब ये कभी भेदभाव करते ही नहीं थे। इनकी नज़र में तो जाति व्यवस्था गलत थी, ये कहते थे कि भाई गलत है ये सब कुछ। तो उसको भेजा, उसका सहयोग किया। ऐसी बहुत बार इन्होंने पता नहीं कितना ही किया है। और जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था तो इन्होंने शुरुआत अपनी बहनों से की थी कि नहीं भाई मेरी बहनें पढ़ेंगी, तब जब तक अपन खुद किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो दूसरे कैसे करेंगे। तो अपनी बहनों से की थी। भाई बहनों का सावित्रीबाई फुले कॉलेज में एडमिशन करवाया, मतलब ओपन से पेपर नहीं देते भाई, पेपर दे सकते हैं, तो फॉर्म भरवाया, ऐसे करके इन्होंने किया था। उन्होंने अपनी पहली भाषा पाली भाषा का शब्दकोश बनाया, मतलब पाली भाषा को यानी एक डिक्शनरी बना ली उन्होंने, खुद ने बनाई। दक्षिण एशिया में पहले व्यक्ति जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि दी गई थी, यानी कि इन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की। दक्षिण एशिया में पहले व्यक्ति थे ऐसे, विदेश में डॉक्टरेट पूरा करने के बाद पीएचडी की इन्होंने, पहले भारतीय बन गए। अंबेडकर ने 2 बार शादी की। पहली रमाबाई अंबेडकर 9 साल की उम्र में की थी, लगभग 7 या 9 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। फिर वो इनकी क्या बोलते हैं मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने शारदा कबीर के साथ दूसरी शादी की। ये शायद ब्राह्मण परिवार से थी, शारदा कबीर थी जो ब्राह्मण परिवार से थी, मेरे को जितना याद है ब्राह्मण परिवार से थी। तो ये तो इनके इनकी नज़रों में कुछ था ही नहीं ऐसा। उसके बाद उनके कारखानों के अधिनियम 1948 के अनुसार, इन्होंने कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार नहीं है 18 घंटे, यानी पहले 18 घंटे काम करवाए, उसको 8 घंटे, आज नहीं बोलते 8 घंटे की शिफ्ट है। तो ये सब उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने भैया से बोला कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और हर आदमी की एक क्षमता होती है, तो उस साथ में तो बताओ इन्होंने यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि भाई नहीं ये सिर्फ दलितों के साथ होगा, यानी ये हमेशा सबको साथ लेके चलते थे। इनकी नज़र में इंसान इंसान है, बाकी तो ये जाति व्यवस्था ये तो अपन ने बना रखी है, ऐसा कुछ था ही नहीं इनके। जब संसद महिलाओं और लैंगिक समानता का समर्थन करने के लिए वे बिल को पारित में असमर्थ थी, तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था। यानी कि ये महिलाओं को वो लैंगिक, यानी मैंने बताया जैसे आपको भी विधवाओं वाला ऐसे बहुत से मुद्दे हुए थे। तो जब ऐसे संसद में ऐसा बिल पास नहीं हो रहा था तो इन्होंने बोला भाई मैं कैबिनेट मंत्री में ये चुने हुए थे, उन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा भाई, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये नहीं होता तो। अब आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उसमें जो नियामक थे उनमें भी इन्हीं के निर्देशों को अपनाया गया था। मतलब इतने अच्छे थे कि मजबूर हो जाता है यार बंदा लिखने को। अंबेडकर को दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की महाद्वीप तैयार करने मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, यानी संविधान निर्माता भी तो बोलते हैं इनको। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की नींद में मृत्यु हो गई थी। अब ये लिखित संविधान पे एक मैं बताता हूँ कि ऐसे एक मैंने ये कहीं सुना था जब मैं पढ़ रहा था, ऐसे एक इंटरव्यू देखा था किसी का, तो उसमें बताते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा बोला था कि जब संविधान बन गया था, संविधान का निर्माण हो चुका था, उसके बाद संविधान लागू का किया जा रहा था, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस टाइम इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर मेरे हाथ में अगर ये थोड़ी सी पावर हो या ऐसा कुछ हो तो मैं संविधान को फाड़ के फेंक दूंगा, इन्होंने ये चीज़ बोली थी। अब जैसे रिपोर्टर ने पूछा ऐसा क्यों, क्योंकि बोला कि ये जो संविधान बना है मतलब कि इतना जल्दी जल्दी बनाया गया था अंग्रेजों के कहने पे, जैसे बोला ना जल्दी जल्दी निर्माण करो, और एक इतने बड़े देश का संविधान निर्माण ऐसे नहीं हो सकता बहुत जल्दी जल्दी। और इसमें ज़्यादातर नियम तो दूसरे देशों से लिए हैं अपने संविधान में, आपने पढ़ा होगा, कोई कनाडा से लिया, कोई आयरलैंड से लिया है, कुछ कुछ वहाँ। तो अपन अपने संविधान का ऐसे कैसे निर्माण कर सकते हैं, अपने को देश की जनता की स्थिति को देखते हुए उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उन सबको ध्यान में रखते हुए निर्माण होना चाहिए। तो ये खुद भी उस चीज़ से असंतुष्ट थे। इसके पीछे मैंने एक स्टोरी भी सुनी है कि जैसे इन्होंने संविधान बना के दिया था उस हिसाब से उसको जैसे मान लो गायब कर दिया गया, मतलब फाड़ दिया गया ऐसे कुछ करके, फिर इन्होंने दोबारा लिखा तो इनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि इन्होंने वापस संविधान लिख डाला, ऐसे मैंने सुना है। बाकी इसमें तथ्य पे मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं हो, लेकिन ये तथ्य मैंने सुना हुआ है। उसके बाद डॉक्टर बाबा श्याम अम्बेडकर भारतीय की प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। कार्ल मार्क्स भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उनके पास एक निजी पुस्तकालय है जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें, और ये दुनिया की सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय थी जिसे राजगीर का नाम दिया गया। ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में काम आ सकता है, इसको राजगीर का नाम दिया गया। अब इससे एक किस्सा याद आ गया। ये बचपन में जब छोटे थे इनको एक बुक चाहिए थी, साइंस की बुक थी शायद, तो साइंस की बुक होती है जैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, बच्चे ही तो थे उस टाइम यार। तो अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बुक के लिए कि भाई मैं बुक खरीद सकूं, भाई आर्थिक तंगी तो रहती थी उस टाइम। तो इन्होंने एक इनके पास इनकी नानी का दिया हुआ एक छल्ला था, छल्ला मतलब एक चांदी का छल्ला था, तो इन्होंने उस बुक के लिए उस छल्ले को बेच दिया। फिर घर पे आए और इसकी माँ ने पूछा कि भाई भीमराव आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला ये चांदी का छल्ला तो मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखा नहीं सकता था, लेकिन ये किताब मुझे सिखा सकती है, तो मुझे ऐसे लगा कि ये किताब ज़्यादा ज़रूरी है वो छल्ला नहीं। तो ऐसे थे हमारे भीमराव अम्बेडकर।
वे 64 विषयों के जानकार थे, 9 भाषाओं को भी जानते थे, हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती। ऐसे बहुत सी भाषाएं। इनके अलावा इन्होंने 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों की तुलनात्मक तरीकों से शोध किया। मतलब ये जातिगत व्यवस्था चल रही थी अपने देश में, हिंदुत्व ये वो, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना सभी धर्मों पे देख के फिर पता चले कि कहाँ सही है क्या। भाई जब तक आप किसी चीज़ को ढंग से एनालिसिस नहीं कर सकते तभी तो निष्कर्ष निकलेगा उसका। तो इन्होंने सभी धर्मों पर रिसर्च की थी। उन्होंने पुस्तकों लेखों में एक श्रृंखला प्रकाशित की, पाया कि दो बौद्ध धर्म ही एकमात्र तरीका था जिसमें स्पृश्यता को समानता में परिवर्तित किया जा सकता है। 14 अक्टूबर 1956 को वे बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे। 8,50,000 अनुयायियों जो दलित थे के साथ बौद्ध धर्म में उन्होंने दीक्षा दुनिया में इतिहास रच दिया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म रूपांतरण था। अब बौद्ध धर्म का आप सिंपल सा जानते हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ है इस टाइप में, मतलब उनके नियम ही अलग है। अगर अपने भारत में बौद्ध धर्म को अगर देखना हो तो आप हिमाचल प्रदेश की तरफ जाइए, उत्तराखंड इधर हिमाचल प्रदेश लद्दाख की तरफ जाइए, जो यानी चाइना से टच है थोड़ा सा एरिया, वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म अच्छे से देखने को मिलेगा। बाकी इनके बारे में इन्होंने जैसे बौद्ध धर्म के बारे में देखा कि भाई बहुत से नियम है, इनको लगा कि विचारों पे चलता है, समझ रहे। और बाकी आजकल के लोग तो ऐसे हैं यार, सिंपल सी बात है, जो जो अपने भगवान महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। भाई उन्होंने बोला मन साफ होना चाहिए, आप अपने कर्म करो, सीधी सी बात है। और उन्होंने बोला मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। ये आप यूपीएससी में जब आप हिंदी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, हिंदी साहित्य पढ़ेंगे या फिर ये इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि भाई यानी कि अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष, इनके बारे में इन्होंने अपने अपने विचार रखे, सांसारिक जीवन से कैसे छुटकारा पाया जाए वैसे, तो इन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखा। तो ये मूर्ति पूजा इन चीज़ों की, ये बोले ये सब ऐसे अंधविश्वास, इन पर नहीं करना चाहिए। और बौद्ध धर्म के अनुयायी चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन उन्हीं के देहांत के बाद, उनके जब होगी तो लोगों ने उन्हीं की मूर्तियाँ बना दी, उन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी। यानी जो बंदा जिन चीज़ों के खिलाफ था तो वो अपने अपने धर्मों की बात है। उसके बाद हमारी दुनिया बाबा साहेब को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर की मूल्यवान उपाधि प्राप्त करने में केवल एक व्यक्ति थे। मतलब ये एक इकोनॉमिक्स से डॉक्टर एक अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने लंदन ऑफ स्कूल से हमारी दुनिया में जिन्होंने ये उपाधि प्राप्त की थी। बहुत सारे बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अब तक वे सफल नहीं हो पाए। अब होता है यार, पूरी दुनिया में नेता के नाम पर लिखी जाने वाली पुस्तकों और गीतों में सबसे ज़्यादा बाबा साहब पर लिखी हुई। मतलब जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी कुछ हुए, इन सब में जैसे गीत मान लो, गाने मान लो, पुस्तकें हों, सबसे ज़्यादा पुस्तकें। अब मैंने भी ये स्टोरी पढ़ी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ सही हो। मैंने भी जो पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं से तो मैंने भी पढ़ा है। तो ऐसे भाई 99% होता है, एक आधा फैक्ट ऊपर नीचे हो जाता है, उसका कुछ नहीं कह सकते। 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च पद बोधिसत्व दिया था। बुद्ध और उनका धर्म बी अम्बेडकर ने सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक में से एक है। यानी इनकी पुस्तक थी एक, बुद्ध और उनका धर्म, बाबा साहब ने लिखी है। उनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो बौद्ध धर्म को धर्मग्रंथ भी है, जिनमें बौद्धों का धर्मग्रंथ भी है। ठीक है। उन्होंने 3 महापुरुषों में अपना प्रशिक्षक माना है, भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले। दूसरा चीज़, संत कबीर, संत ये कबीरपंथी थे पहले, शुरू से बचपन से ही ये कबीरपंथी थे। मतलब ये पूजा पाठ इस टाइप का ये नहीं किया करते थे शुरू से, इनको कोई मतलब नहीं था, अंधविश्वास नहीं करते थे, बस ये कर्म पे विश्वास करते थे, भाई कर्म करो। और इनकी एक चीज़ माननी थी कि भाई एक शिक्षा ही ऐसा है, भाई शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे समाज का उद्धार हो सकता है, किसी का भी। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत पीछे हम, हमारी तरक्की कैसे होगी, गरीबी, इन सब से निकलने का एक ही तरीका है, शिक्षा। और आज भी भारत में शिक्षा का अभाव है, रियलिटी तो ये। गवर्नमेंट भी शिक्षा पे इतना ध्यान नहीं देती जितना देना चाहिए। भाई अगर देश को तरक्की की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल, शिक्षा, मतलब जो आधुनिक, यानी आधुनिक नहीं, मतलब जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। बाकी यार ये टेक्नोलॉजी का तो क्या कर, देख टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक अपना बेस मजबूत नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो वही चीज़ है, तो सब गवर्नमेंट को भी ध्यान ऐसे मानो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। मेरे को लगता है अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आपको अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है तो बाबा साहब के नाम पे ही लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बाबा साहब के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमा, मतलब मूर्ति, यानी उनकी जो मूर्ति बनाई जाती है उनका रिकॉर्ड है। 14 अप्रैल को पूरी दुनिया में इनकी जयंती मनाई जाते हैं। और इनके तो फैन भी बहुत हैं। ओबामा हैं जो अपने बराक ओबामा, उन्होंने भी माना, विदेशों में भी इनको मानते हैं लोग।
मतलब ये कोई वो नहीं है, इनके जो कार्य है ना उनसे ही मानते कि भाई यार ऐसा बंदा भी था जिन्होंने सच में प्रैक्टिकल किया सब कुछ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा द मैक्स ऑफ द यूनिवर्स नामक वैश्विक संरक्षण आधारों पे पिछले 10,000 वर्षों में सिर्फ 100 मानवतावादियों की सूची बनाई, जिसमें चौथा नाम बाबा साहेब का था। देखो कितनी बड़ी बात है। अपनी पुस्तक रुपए की समस्या और उसके मूल उनके समाधान में उन्होंने उस विमुद्रीकरण के बारे में कुछ सुझाव दिए जो वर्तमान समय में हमारी पूरी दुनिया में चर्चा में। अपनी पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया कि यदि कोई भी देश काले धन और नकली मुद्रा को खत्म करना चाहता है तो उस प्रतिरूप की मुद्रा के प्रति 10 वर्षों के बाद निस्तारित किया जाना चाहिए। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि अगर काले धन को ख़त्म करना है, ब्लैक मनी को, और यानी कि कोई नकली, भाई नकली रुपए चलते हैं ना, उनको ख़त्म करना है, तो वो कहते हैं कि हर 10 वर्ष के बाद डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, हर 10 वर्ष के बाद। इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, हमारे संसार में बुद्ध की आंखें सबसे बड़ी बात, आज तक का रिकॉर्ड है, अभी तक इसको कोई भी नहीं कर पाया। हमारे सारे संसार में बुद्ध की बंद आंखों वाले चित्रों और मूर्तियों को हर कलाकारों ने अलविदा किया है। मतलब कि सब इसमें, यानी कहने का मतलब ये है कि सब लोगों ने, यानी कि कितने चित्रकार हुए हैं, कितनी मूर्तियाँ अपने गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ देखी होगी, आंख बंद करके ऐसे ध्यान लगाते हुए ऐसे मूर्तियाँ बनी है। लेकिन एक बाबा साहेब एक ऐसे चित्रकार थे, मतलब एक अच्छे चित्रकार भी थे। उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई हैं। यानी एक ही पेंटिंग बनाई, वो उन्होंने बनाई थी, आज तक के रिकॉर्ड रहा है, बाकी किसी ने नहीं बनाई। उसके बाद तो कॉपी होती रहती हैं, लेकिन पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने बनाई थी, बाकी इससे पहले सबने ध्यान लगाते हुए बुद्ध की प्रतिमा बनाई थी। और इसी तरह यानी कि जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगे बाबा साहब के बारे में मैंने बताए। और भी ऐसे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं या कोई ऐसी घटना हो जो आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो इन्होंने कभी, ये सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने सबके लिए काम किया था, और रियल में हमें ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। आज हमारी जो सरकार है, सरकार में अगर ऐसे पढ़े लिखे समझदार या फिर जो सच में काम करने वाले ऐसे नेताओं की जरूरत है, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो। और अगर कोई आपका सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड 30 जून लास्ट डेट है, सोनू सूद सर की जो दिया फाउंडेशन की तरफ से आई है स्कॉलरशिप, उस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। कोई राजस्थान से है तो अनुप्रति योजना के तहत बहुत सारी स्कॉलरशिप चल रही है, उसको भी फिल कर लीजिएगा। और ऐसी स्कॉलरशिप जामिया इस्लामिया की तरफ से है, उसको भी फिल कर लीजिएगा। मतलब जहाँ आप एलिजिबल है कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे मैं आपको एकदम जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ, कभी भी कुछ भी गलत नहीं बताता। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं आराम से, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा अगर आप लोग बोलेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।